बच्चों आज धातु अधातु चैप्टर में हम पढ़ेंगे सक्रियता श्रेणी में जो विभिन्न धातुएं रखी गई हैं वो सक्रियता के घटते हुए क्रम में रखी गई हैं। ठीक है, हम पीछे पढ़ चुके हैं इस बात को। विभिन्न धातुओं को जब उनकी सक्रियता के घटते हुए क्रम में रखा गया तो उससे आपको एक श्रेणी प्राप्त हुई। उस श्रेणी को हम वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो उसमें जो ऊपर धातुएं रखी हैं वो ज़्यादा सक्रिय हैं, बीच में रखी हैं वो कम सक्रिय हैं, और सबसे नीचे रखी है वो सबसे कम सक्रिय है। ठीक है, सक्रिय मतलब सबसे कम, सक्रिय का मतलब कम क्रिया करती है। ठीक, तो अब ये धातुओं को, इन धातुओं के अगर अयस्क हैं तो कुछ ज़्यादा क्रियाशील है, बहुत ज़्यादा क्रियाशील है, कुछ कम है, कुछ बहुत कम है। तो इनको क्योंकि उनकी क्रिया करने की क्षमता अलग अलग है तो उनको अलग कर, अयस्कों से अलग करने के तरीके भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो आज हम सीखेंगे किस तरीके से हम विभिन्न धातुओं को, सक्रिय श्रेणी में जो धातु रखी गई है उनको हम किस प्रकार से अलग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहले समझ लेते हैं सक्रियता श्रेणी क्या है। एक बार फिर से हम देख लेते हैं सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी को हमने विभिन्न धातुओं की सक्रियता के बढ़ते हुए क्रम में रखा है। ठीक है, और इलेक्ट्रोड विभवों के घटते हुए क्रम। अब ये बड़े लेवल की बात है, आपके 11वीं में या इंटर में पहुंचेंगे तब पता जाएगा। बस अगर याद रह जाए तो सही है। सक्रियता श्रेणी का घटता क्रम है, इलेक्ट्रोड विभवों, सक्रियता श्रेणी का घटता क्रम है, इलेक्ट्रोड विभवों का बढ़ता क्रम है के आधार पर रखी गई है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर इतना याद कर लीजिए, सक्रियता श्रेणी के घटते हुए क्रम में रखा गया। जो धातु ऊपर है वो ज़्यादा सक्रिय है, जो धातु नीचे वाली धातु जो है वो कम सक्रिय है। जैसे पोटेशियम ज़्यादा सक्रिय है सोडियम से, सोडियम ज़्यादा सक्रिय है कैल्शियम से, कैल्शियम ज़्यादा सक्रिय है मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम ज़्यादा सक्रिय है एल्युमिनियम से, एल्युमिनियम ज़्यादा सक्रिय है जिंक से, जिंक ज़्यादा सक्रिय है Fe से, Fe ज़्यादा सक्रिय है लेड से, लेड ज़्यादा सक्रिय है कॉपर से, कॉपर ज़्यादा सक्रिय है मरकरी से, मरकरी ज़्यादा सक्रिय है सिल्वर से, सिल्वर ज़्यादा सक्रिय है गोल्ड से, गोल्ड ज़्यादा सक्रिय है प्लेटिनम से। ठीक है, जो जो आप नीचे को जा रहे हो तो उनकी सक्रियता कम होती जा रही है। ऊपर रखी हुई ज़्यादा सक्रिय, नीचे रखी हुई कम सक्रिय। ठीक है, इस आधार पर हमने जो ऊपर की ये पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम है ये सबसे ज़्यादा क्रियाशील है। एल्युमिनियम, जिंक, Fe, लेड ये जो है कम क्रियाशील है। और ये जो कॉपर, मरकरी, Ag, Au, Pt, ठीक है, ये सबसे कम क्रियाशील है। ठीक है, तो हम 3 वर्गों में विभाजित कर दिया। इसी आधार पर हम आपको समझाएंगे सबसे कम कैसे प्यूरिफाई करोगे आप इसमें से, ज़्यादा क्रियाशील को कैसे करोगे उसके क्रम में करेंगे। तो सबसे पहले हम नीचे वाले कर रहे हैं। सबसे कम क्रियाशील अगर धातु है, मतलब कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम अगर है और इनका अयस्क है तो आप उसको किस तरीके से उसमें से अलग करेंगे, इसमें से वो आपको पता है। जैसे सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातु को आप जब नोट्स बनाएंगे तो जो मैं बोल रहा हूँ आप लिखेंगे। ठीक है, जैसे निष्कर्षण की विधि में तो लिखेंगे सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे पाए जाने वाली या कम क्रियाशील धातु कौन सी हमारी, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, Au, Pt। ऐसी धातुएं जो कम क्रियाशील है, सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे है, कम क्रियाशील है, उनका हम क्या करते हैं, भर्जन करते हैं। क्या करते हैं, उनकी अयस्कों का हम क्या करते हैं, भर्जन, वायु की उपस्थिति में भर्जन करते हैं। और भर्जन करने के बाद हम उनको क्या कर देते हैं, गर्म कर देंगे और उसकी जो ऑक्साइड मिलेगी उसको गर्म कर देंगे। गर्म करने से हमको क्या मिल जाएगी, धातु प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, मतलब जो आपकी कम क्रियाशील धातु हैं उनके अयस्कों आप क्या करेंगे, भर्जन करेंगे। भर्जन हमने किस में करते हैं, परावर्तनीय भट्टी में, आपको याद होगा परावर्तनीय भट्टी में भर्जन करते हैं और उसमें वायु प्रवाहित की जाती है। वायु प्रवाहित कर, जहाँ पे भी वायु प्रवाहित हो रही है और मेन उद्देश्य है हमको ऑक्सीजन से क्रिया करानी है उस चीज़ की, क्योंकि वायु में ऑक्सीजन होती है। तो ऑक्सीजन से हम क्या करेंगे, क्रिया करेंगे। तो आप देखो एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पारे के अयस्क, एक पारे की अयस्क होती है सिनेमा, जिसको कहते हैं HgS। इसको हम किससे कराएंगे, वायु से। तो HgS की क्रिया किससे कराएंगे, वायु से। वायु का मैंने क्या होगा, अभी ऑक्सीजन से क्रिया करा होगा तो करा दो ऑक्सीजन से। तो क्या हो जाएगा, HgO और क्या हो जाएगी, SO2। ठीक है, सल्फर को ऑक्सीजन दिख रही है, क्या होना चाहिए, SO2। ठीक है, अब आप बैलेंस कर लीजिए। यहाँ 3 है, मरकरी एक है, मरकरी एक है, सल्फर एक है, सल्फर एक है, ऑक्सीजन 3 है, यहाँ 2 है। ठीक है, अब ये चीज आपको समझनी है। यहाँ ऑक्सीजन 2 और 1 3 है, यहाँ कितनी है, 2 है। तो कितने 2 में 3,
मतलब 1.5 दूनी 3, तो यहाँ 1.5 कर दीजिए। अब परमाणु क्योंकि एक पूर्ण संख्या होता है, वो कभी 2.5 पौन आधा इस तरीके से भिन्नांक नहीं हो सकता, तो इसको पूर्ण संख्या बनाने के लिए आपको एक संख्या ऐसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा जिससे ये पूर्ण हो जाए। जब आप इसको पूर्ण संख्या से गुणा करेंगे तो पूरी समीकरण को उसी संख्या से गुणा कर देंगे, क्योंकि किसी भी समीकरण को उसी संख्या से गुणा करने पे और भाग करने पे समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आप इसको 2 से गुणा कर दीजिए, आप 2 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएंगे, इसीलिए यहाँ पे 1 है तो इसको 2 से कर दीजिए, 1.5 को 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा 3, और यहाँ 1 का 2, यहाँ 1 है 2। अब देखो सब परमाणु अपने आप ही बराबर हो गए। मरकरी 2 है, मरकरी 2 है, सल्फाइड 2 है, सल्फाइड 2 है, ऑक्सीजन आपका 6 है। आप देखो 2 ये है, 2 दूनी 4 और 2 6 हो गए फ्रेंड्स। ठीक है, अब क्या मैंने बोला, भर्जन करते हैं। भर्जन करने के बाद जो हमको ऑक्साइड मिलती है, भर्जन करने के बाद आपको क्या मिलेगी, ऑक्साइड, उस धातु का ऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, धातु ऑक्साइड मिलेगा, उसको आप क्या कर दोगे गर्म, तो आपको करेंगे। ठीक है, तो आप हमको क्या मिला, धातु ऑक्साइड, ये तो गैस है, ये तो निकल जाएगी, आपको मिला धातु ऑक्साइड, मरकरी ऑक्साइड। इसको कर दूंगा तो आपको क्या रहा, धातु बन जाती है और क्या निकल जाएगी, ऑक्सीजन 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मरकरी 2 हो गया, मरकरी 2 हो गया। ठीक है, आपको मरकरी मिल गई। ठीक, तो क्या है मतलब इसका कि अगर हमारी सक्रियता श्रेणी में नीचे की जो धातुएं हैं कि एस है, तो हम उसका भर्जन करेंगे। भर्जन करने के बाद जब आप करेंगे वायु की उपस्थिति में, तो आपको उस धातु का ऑक्साइड मिलेगा। जैसे यहाँ पे क्या है, मरकरी है तो मरकरी ऑक्साइड मिल गया, कॉपर होता तो कॉपर ऑक्साइड मिल जाता। ठीक है, तो इसी तरीके से उस धातु का आपको क्या मिल जाएगा, ऑक्साइड। उस ऑक्साइड को आप गर्म कर दोगे तो वो धातु अलग हो जाएगी, ऑक्सीजन अलग हो जाएगी, आपको धातु मिल जाएगी। कब, जब वो सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे वाली सबसे कम क्रियाशील है तब। ठीक है, तब ये नियम उन पे अप्लाई होगा। ठीक, अब हम आते हैं सक्रियता श्रेणी में मध्य, मतलब जो बीच में सबसे कम क्रियाशील का बात होगी, कम क्रियाशील की बात, ये सबसे कम है, ये कम है, ये सबसे अधिक क्रियाशील है, तो अब सब कम क्रियाशील की बात करते हैं। तो इनमें क्या होता है, इनमें जो कम क्रियाशील होती है, इनमें जो धातुएं आपको मिल सकती हैं वो 2 तरीके से मिल सकती हैं, एक सल्फाइड एस के रूप में मिल सकती हैं, एक कार्बोनेट एस के रूप में मिल सकती हैं। ठीक है, तो 2 रूप में मिलती है। तो अगर आपको सल्फाइड एस के रूप में मिलेगी तो आप उसको क्या करेंगे, भर्जन करेंगे। ठीक है, भर्जन करेंगे, उसके गलनांक से नीचे उसको गलने नहीं देंगे, और भर्जन करने के बाद आपको उस धातु का ऑक्साइड मिल जाएगा। ठीक, और अगर वो कार्बोनेट है तो उसका आप क्या करेंगे, निस्तापन, और उसको वायु की अनुपस्थिति में गर्म करेंगे तो भी आपको उसका ऑक्साइड मिल जाएगा। दोनों विधियों से जो ऑक्साइड मिल जाएगा उसका कर देंगे अपचयन, तो आपको वो धातु प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं तो समझ आएगा। जैसे मान लीजिए गलनांक से कम ताप पर गर्म करने पर बिना पिघले ऑक्साइड क्या होता है, पिघले उस धातु का ऑक्साइड हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, पिघले धातु ऑक्साइड प्राप्त, ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। जब आप नोट्स बनाएंगे तो पूरी बात देखेंगे, ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है, ये नहीं कि धातु ऑक्साइड छोड़ दिया। ठीक है, जैसे जिंक सल्फाइड है तो जिंक सल्फाइड प्लस वायु, मतलब मैंने बोला वायु अगर प्रोवाइड कहीं होगी, दैट मीन्स ऑक्सीजन हमारा पर्पज है उसमें डालने का, हमारा क्या होंगे, जिंक ऑक्साइड होंगे और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो बैलेंस कर लीजिए, ये अभी अभी किए, तो जिंक एक का सल्फर एक का सल्फर एक का, ऑक्सीजन कितनी है हमारी 3 या 2 है, तो मैंने बोला था 1.5 से करोगे, 1.5 का मतलब 3, तो इसको भी 2 से कर दो, इसको भी 2 से। सेम यही है जैसे यहाँ बैलेंस अभी कभी करी थी, सेम वही है। ठीक, हमको क्या मिल गया, जिंक का ऑक्साइड, ये तो गैस है तो ये निकल जाएगी, हमको जिंक का ऑक्साइड मिल गया, उसका उत्पाद नहीं करेंगे, जो करेंगे। अब आ जाओ, मान लो कार्बोनेट है, अगर कार्बोनेट है इसका तो हम क्या करेंगे, उसका निस्तापन करेंगे, तो भर्जन नहीं करेंगे। जैसे मान लो जिंक कार्बोनेट है आपका, तो जिंक कार्बोनेट को गर्म करोगे, जिंक कार्बोनेट को गर्म करना है, इसको उसमें वायु की उपस्थिति है। ठीक है, तब धातु ऑक्साइड मिलेगा। यहाँ पे बिना वायु की उपस्थिति की आपको गर्म करना है, तो बिना वायु की उपस्थिति जब आप गर्म करते हो वही क्रिया हमारी क्या है, निष्कापन है, और जब भर्जन में वायु की उपस्थिति होती है, ये डिफरेंस है दोनों। ठीक है, एंड इसको देखो, अगर आप इसको गर्म करोगे तो हमेशा याद रखो, कार्बोनेट ग्रुप जब भी होगा, यहाँ देख लीजिए,
कार्बोनेट ग्रुप जहाँ पे भी हो आप देखो मोस्टली क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। ठीक है, ये याद रखने की चीज़ है। तो एक ऑप्शन बचे, तीन में से दो चलेंगे, एक ऑप्शन बचेगी, वो ऑक्सीजन जिंक के साथ लग जाएगी, तो जिंक ऑक्साइड। सूत्र फार्मूले कैसे बनते हैं मैंने बेसिक ऑफ केमिस्ट्री में फार्मूले बनाने बताए हैं, आप दोबारा देख ले उसको एक बार, अगर भूल गए हैं तो बेसिक ऑफ केमिस्ट्री की वीडियोज है, तीनों में जाके देख लें। सूत्र कैसे, अणुसूत्र कैसे बनते हैं, समीकरण कैसे बैलेंस होती है, वो मैंने उसमें बताया। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से निकल जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, आपको यहाँ से भी आपको मिल गई जिंक ऑक्साइड, मतलब दोनों में से आपको मिल गई जिंक ऑक्साइड प्राप्त हो गई। अब हम इसको क्या करेंगे, अपचयन। ठीक है, तो अपचयन में हम क्या करेंगे, कोक के साथ क्रिया करेंगे, जिंक ऑक्साइड की कोक, कोक मतलब कार्बन, तो गर्म कर दो, तो जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी धातु प्राप्त होगी। इस तरीके से हमको धातु प्राप्त हो जाती है, और ये आपका तरीका है। अब ये सबसे अधिक वाली अगले वीडियो में, अगले भाग में